अरे भाई सुमन, कहाँ हो? मैं कब से चाय का इंतजार कर रहा हूँ, मगर तुम अब तक लेकर आई ही नहीं। देखो तो बाहर बारिश आकर तुम भी चुस्की लो, मगर तुम अब तक रसोई में बाहर नहीं आई। ओम जी बालकनी में बैठे बैठे ही बोले। सुमन जी, जो कि पकोड़े तल चुकी थी, उन्हें प्लेट में डालते हुए बोली, आप भी हद करते हैं। मैं पहले की तरह जवान तो रही नहीं कि आपने हुक्म दिया और तुरंत आपका हुक्म पूरा कर दूं। अब उम्र के साथ काम करने की क्षमता भी ढल चुकी है। मेरी अब हर काम में समय लगता है। मुझे एक तरफ चाय बना रही है, बस दोनों ही चीजों साथ में लेकर आ रही हूँ। थोड़ी देर में सुमन जी चाय और पकोड़े लाकर बालकनी की मेज पर रख दी है। ओम जी पकोड़े खाते हुए बोले, सुमन, भले तुम्हारी उम्र हो चली है, मगर तुम्हारे हाथों का स्वाद अभी भी वैसा ही बरकरार है जैसा पहले था। सुमन जी शर्मा कर बोली, इतने सालों से खाना बना रही हूँ जी, हाथ का स्वाद कैसे बदलेगा? अब आपकी कोई भी इच्छा तुरंत पूरी नहीं कर पाती, वह अलग बात है। ओम जी बोले, खैर छोड़ो इन सब बातों को और पकौड़े का मजा लो। बारिश भले थम चुकी है, मगर यह मिट्टी की सूनी सूनी खुशबू और गीली जमीन अभी भी महक रही है। सुमन जी ने जैसे ही एक पकौड़े का टुकड़ा उठाकर खाया, उनके दांतों का दर्द फिर से शुरू हो गया और वह कहरने लगी। अपने हाथ में लिए हुए पकौड़े उन्होंने तुरंत नीचे रखे और गाल पर हाथ रख फिर से कहरने लगी और बोली, अब पहले जैसी बात कहाँ, यह दांत का दर्द पकौड़े कहाँ खाने देगा। ओम जी बोले, सुमन, तुम्हारे दांतों का दर्द तो इतना बढ़ गया है कि तुमसे तो पकौड़े भी नहीं खाए जा रहे हैं। आज शाम को ही दांत के डॉक्टर के पास चलकर तुम्हारे दांत दिखाते हैं। आपको भी तो कानों से कम सुनाई देता है जी। आपके भी कान की मशीन बनवानी है, मगर आपने भी तो अब तक मशीन नहीं बनवाया। आज अविनाश की ऑफिस की छुट्टी है, उससे बात करती हूँ। सुमन जी बोली, नहीं कि ओम जी, बात के सामने तो अच्छा है हम दोनों खुद ही डॉक्टर के पास चले जाए। वैसे भी मैं तुम्हारा और अपना खर्चा अपने बैंक अकाउंट में बड़े पैसों से ही तो पूरा करता हूँ। अविनाश से तो बस साथ में चलने के लिए कहा था, वह तो इतना भी नहीं कर पाया हमारे लिए। सुमन जी बोली, हो सकता है उस दिन अविनाश को कोई काम आ गया हो, इसीलिए उसने मना कर दिया हो। आज फिर से पूछ कर देखती हूँ। ओम जी ने सुमन जी को मना किया था बेटे से पूछने के लिए, फिर भी सुमन जी नहीं मानी। वह अविनाश से बोली, बेटा, मेरे दांत का दर्द काफी बढ़ गया है और तुम्हारे पापा के कान की नई मशीन बनवानी है। तुम हमारे साथ डॉक्टर के पास कब चलोगे? अविनाश चिढ़ते हुए बोला, माँ, इतने छोटे से काम के लिए आप लोग बार बार मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? आप लोग खुद भी तो जा सकते हैं डॉक्टर के पास। जाने के लिए भी मेरा साथ चलना जरूरी है क्या? सुमन जी बोली, बेटा, तुम होगे तो हमें संतुष्टि रहेगी। वैसे भी कान की मशीन अलग अलग तरह की होती है और उसके दाम भी ज्यादा होते हैं। हम बूढ़ों को क्या पता कि कैसी मशीन लेनी है, और मेरे नए दांत लगवाने हैं। उस विषय में भी तुम डॉक्टर से अच्छे तरीके से बात कर सकते हो। अविनाश फिर से बोला, माँ, आप दोनों को जो सही लगे ले लेना। वैसे भी मुझे आज पाखी के साथ उसके मायके जाना है। हम दोनों का खाना वही है आज, इसीलिए आप लोग अकेले ही डॉक्टर के पास चले जाइए। ओम जी बेटे का यह रवैया देखकर तो गुस्से से भर चुके थे। वह बोला, बेटा, हम तुझे दवाई या नई चीजों का 1 रुपया नहीं लेते, सिर्फ तुम्हारे साथ चलने की उम्मीद करते हैं। मगर तुम्हारे पास सिर्फ हमारे लिए समय नहीं है, बाकी सभी के लिए तुम्हारे पास समय ही समय है। अविनाश की पत्नी पाखी यह सुनकर चिढ़ गई और चिल्लाकर बोली, पापा जी, जबान संभाल कर बात करिए। आप जिसे बाकी सब कह रहे हैं वह मायके वाले हैं मेरी, और मैं अपने मायके वालों के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकती। सुमन की बातों को संभालते हुए बोली, बेटा, इनके कहने का मतलब यह नहीं था। तुम लोग जाओ,
मैं और तुम्हारे पापा डॉक्टर के पास अकेले चले जाएंगे। सुमन जी और ओम जी शाम को डॉक्टर के पास चले जाते हैं। उनके जाते ही अविनाश की पत्नी पाखी बोली, इन दोनों बूढ़ों ने तंग कर दिया है। अविनाश ना जाने कब से इनसे छुटकारा मिलेगा। कभी कभी तो मन करता है मैं हमेशा के लिए अपने मायके चली जाऊं। यह सब तुमसे शादी करने का परिणाम है। काश मैं तुमसे शादी ही ना की होती। अविनाश बोला, जाने मन, मेरी जान, ऐसी बातें मत करो यार। तुम तो जानती हो मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। और रही बात मेरे माता पिता की, तो मैं भी तो इनसे छुटकारा पाने का उपाय ढूंढ रहा हूँ। पाखी बोली, इनको नींद की गोलियां देकर मार देते हैं। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी और हमें इन लोगों से छुटकारा भी मिल जाएगा। इस पर अविनाश बोला, पागल हो गई हो क्या? जिंदगी भर जेल की चक्की पीसने का इरादा है क्या? तुम तो बस बहाने बना रहे हो। साफ साफ कह क्यों नहीं देते कि तुमको इनको जिंदगी भर यहाँ रखकर मेरी छाती पर मुंह डलवाने हैं। उतने में अविनाश के दिमाग में एक खुरपाती आइडिया आता है और पाखी को सारा आइडिया बता कर बोला, बस आज से आदर्श बहू बेटा बनने की तैयारी कर लो। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो और अभी चलो तुम्हारे मायके, वरना देर हो जाएगी और आज रात से ही हमारा नाटक हमें शुरू करना देना पड़ेगा। डॉक्टर के पास लौटते समय ओम जी बोले, देखा मैंने कहा था ना कि बेटे से साथ चलने की भीख मत मांगो, मगर तुम मेरी भोली भाली आखिर आज फिर बेइज्जती करवा ली। सुमन जी बोली, आपको भी ना बहुत जल्दी बुरा लग जाता है, छोड़ दीजिए अब गुस्सा। बेटा बहू भी एक दिन सुधर जाएंगे, देखना। आप रात को जब दोनों वृद्ध दंपति घर लौटे तो पाखी ने उन्हें गरम गरम खाना दिया और फिर गरम दूध भी ले आई। यह देखकर सुमन जी और ओम जी की बुद्धि आंखें आश्चर्यचकित रह गई। फिर जैसे ही दोनों ने दूध खत्म किया, पाखी सुमन जी के पास पैर दबाने बैठकर पीछे से अविनाश भी आकर ओम जी के पैर दबाने लगा। यह देखकर वह दोनों सोचने लगे, चलो अच्छा है भगवान ने वक्त रहते इनको सद्बुद्धि दे दी। दरअसल अब तक अविनाश और पाखी हर बात पर अपने माँ पिताजी को बस झिझकते हुए आए थे और आज अचानक बेटे बहू को अपनी सेवा करते देख दोनों की खुशी हो रही थी। सुमन जी बोली, देखा आप मुझे गवार समझते थे, मैं सही कहती थी ना, बेटा बहू एक दिन सुधर जाएंगे। ओम जी बोले, सुमन दरअसल मैं तुम्हें एक बात भी कभी नहीं बताई। एक बार मैं अविनाश और पाखी को बात करते सुन लिया था। पाखी अविनाश से कह रही थी कि तुम्हारे माता पिता एक नंबर के गवार लोग हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ अब उनका दिमाग भी खराब होने लगा है। यह सुनकर अविनाश ने भी पाखी की हाँ में हाँ मिलाई थी। तब से मैं बेटे और बहू की नीयत जान चुका था और किसी भी काम में इन पर निर्भर नहीं रहना चाहता। मगर अब शरीर बूढ़ा होने लगा है, ना चाहते हुए भी भगवान से प्रार्थना करता है कि हमारे बेटा बहू हमें इज्जत और प्यार दे, बाकी हमें और चाहिए ही क्या। इसे सुमन जी बोली, भगवान ने आपकी बात सुन ली, देख लिया ना आज आपने हमारे बेटा बहू हमें कितनी इज्जत दे और प्यार दे रहे हैं। ना जाने फिर क्यों ओम जी का मन विचलित था और उनके भीतर से आवाज आ रही थी कि दाल में कुछ तो काला है। मगर सुमन जी को यह बात बताकर कुछ फायदा नहीं था। वह तो बेटे बहू के प्यार में इतनी अंधी हो जाती थी कि उन्हें ओम जी ही गलत लगने लगता। दूसरे दिन अविनाश बोला, माँ पिताजी बहुत दिन हो गए आप दोनों के साथ वक्त बीते चले, हम सब चले कहीं घूमने हैं। सुमन जी और ओम जी ने भी हामी भर दी, मगर ओम जी बोले, बेटा कल तो इतवार भी है नहीं है, तुम्हें कल समय मिल जाएगा। अविनाश बोला, माँ पापा मुझे माफ करेगा, जो मैं इतने समय से आप लोगों को समय नहीं दे पा रहा था, मगर अब मैं आप लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहता हूँ। ना जाने हम कितने दिन साथ हैं और मैं नहीं चाहता कि कल को मुझे अपनी गलती पर पछतावा हो। यह सुन सुमन जी की आंखों से गीले हो गए और यह बोली, जुग जुग जियो बेटा, मैं जानती थी तुम मेरा अच्छा बेटा है।
मैं हमेशा तेरे पापा से कहा करती थी कि हमारा बेटा वैसा नहीं है जैसा आप सोचते हैं। अगले दिन सुबह भी लोग घूमने चल दिए। सुमन जी के कहने पर अविनाश ने 2-3 मंदिरों के दर्शन करवाए और फिर होटल में खाना खिलाए। इसी तरह शाम हो गई। शाम को एक सुनसान हाईवे जहां चारों ओर घना जंगल था, वहां अविनाश की कार खराब हो गई। कार खराब होना अविनाश और पाखी के प्लान का एक हिस्सा था। सुनसान हाईवे को देखकर प्रीत दंपति डर गए और बोला, बेटा अब क्या होगा? हमें तो बहुत डर लग रहा है। रास्ता बिल्कुल सुनसान है, यहाँ तो कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा है। अविनाश बोला, आप दोनों कार से उतरकर बाहर उस पत्थर पर बैठिए। मैं और पाखी गाड़ी को धक्का देकर आगे ले जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ तो कोई मैकेनिक मिलेगा नहीं। दोनों गाड़ी को जबरदस्ती धक्का देने का नाटक करते हैं और आगे चलकर गाड़ी में बैठकर अपने प्लान की जीत की खुशी मनाते हैं। वह दोनों अपने माता पिता को उस सुनसान जंगल था रात को किसी जंगल जानवर के आने का भी आदेश था। अंधेरा ज्यादा हो जाने के बाद बेचारे दोनों अच्छा ही घबराने लगते हैं कि अब तक बेटा बहू वापस क्यों नहीं आए। दोनों डर के मारे वहीं एक जगह बैठे बेटे बहू के वापस आने की आस बैठे रहते हैं, मगर अब तक कोई न आया था। सुनसान हाईवे और घना जंगल देखकर दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ओम जी बोले, सुमन क्या तुम्हें लगता है कि अभी तुम्हारा बेटा बहू वापस आएंगे? सुमन जी तो बेचारी असमझ में पड़ गई थी कि यह क्या हो गया। बेटा बहू गाड़ी लेकर आखिर ऐसे कहाँ उछल हो गए? 2 घंटे तक वापस नहीं आए। वे दोनों हमें इन घने जंगल में अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? उतने में वहां से एक सीनियर पुलिस ऑफिसर की गाड़ी गुजरती है, जो उन्हें वहां अकेले देखकर गाड़ी रोककर सारा वार्तालाप करते हैं। सभी को साफ साफ समझ आ गया था कि बेटा बहू उन्हें यहाँ ऐसे ही छोड़ने के लिए अकेला छोड़कर चले गए हैं। ऑफिसर उन्हें अपने क्वार्टर में ले गया, उन्हें खाना खिलाया और बोला, आपका बेटा कानून से ज्यादा आपका अपराधी है, बताइए उन्हें कैसे सजा देनी है। दोनों दंपति जब तक बेटे बहू की हरकत पर हैरान थे। वह कहते थे, वे लोग जिस घर में रह रहे हैं वह घर हमने पाई पाई जोड़कर बनाया है, वह घर हमें वापस चाहिए और सजा तो उनको ऐसी देनी है कि सारा जग याद करे। ऑफिसर, जिसका नाम प्रमोद सिंह था, अविनाश के घर जाकर नोटिस पकड़ाता है और कहता है, यह घर सरकार की प्रॉपर्टी पर बना है, 10 दिन में घर खाली करो वरना वह उन्हें घसीटते हुए बाहर निकाल देगा। अविनाश और पाखी जब तक खुशियां मना ही रहे थे कि सुनकर दोनों के चेहरों की हवाइयां उड़ जाती है। पुलिस अफसर के कहने के बाद अविनाश कई सरकारी कार्यालय में चक्कर काटता है, मगर वह कहते हैं, ना जिसकी नीयत साफ नहीं होती भगवान भी उसका साथ नहीं देते। अविनाश का किसी ने साथ नहीं दिया और उसे वह घर खाली करके किराए के मकान में आना पड़ा। किराए के मकान में आते ही अविनाश पर रिश्वत लेने के इल्जाम में के कारण उसे अपनी नौकरी के हाथ धोना पड़ा। अपने ही माता पिता को यह सुनसान हाईवे पर अकेले छोड़ने की सजा मिल रही थी। आज दोनों के अविनाश और पाखी अब सड़क पर आ गए थे और दोनों अपने द्वारा की गलती पर बहुत रो रहे थे। अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए वह दोनों अपने माँ पिता को ढूंढने निकलते हैं। अविनाश सामने से बोला, काश मैं तुम्हारी बातों में ना आता तो आज मेरा यह हाल ना होता। सामने बोली, तुम्हारे माता पिता को हाईवे पर छोड़ने का घटिया प्लान तुम्हारा था, समझे? अविनाश बोला, पाखी तुमने मेरे कान भर भर कर मुझे अंधा बना दिया था, इसीलिए मैंने ऐसा घटिया प्लान बनाया कि अपने ही माता पिता को घने जंगल में सुनसान हाईवे पर छोड़ आया। ना जाने क्या हुआ होगा बेचारों का। पाखी भी रोते हुए बोली, कोई दुश्मन के साथ भी ऐसा नहीं करता होगा जो हमने उनके साथ किया है। प्रमोद सिंह यह सारा तमाशा देख रहा था। वह दोनों को अपनी जीप में बैठाते हैं और उनके पुराने घर ले जाता है और कहता है, तुम्हारे माँ पिताजी अंदर है, आज तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसीलिए छोड़ रहा हूँ, वरना तुम दोनों से जिंदगी भर जेल में चक्की पिसवाता, समझे? तुम जैसे बच्चों से तो भगवान भी औलाद रखे।
लोगों को कम से कम वह सुख शांति से तो जी पाएंगे। अविनाश और पाखी घर के अंदर जाकर अपने माता पिता के कदमों में गिर जाते हैं। खुशी, दुख, शर्मिंदगी, पीड़ा सारे भवन के चेहरे पर उमड़ आते हैं। ओम जी अविनाश के गाल पर कसकर एक तमाचा जड़ देते हैं। अविनाश अपना दूसरा गाल भी आगे करके बोलता है, हमारे पिताजी मुझे मारिए, हम आपके और माँ के गुनहगार हैं। दूसरी तरफ सामने भी जोर जोर से रोते हुए बोली, हाँ माँ, आप चाहे हमको जो सजा दे मगर हमें माफ कर दीजिए। सुमन जी बोली, अविनाश, मैं तुम पर अंधों की तरह विश्वास किया था। जब भी तुम दोनों गलती करते थे मैं तुम्हारे पिताजी को समझा बुझाकर मना लेती थी, मगर इस बार तो तुमने हमको जंगल के लिए ही छोड़ दिया। इस गलती की माफी नहीं मिल सकती तुम्हें। जाओ, निकल जाओ यहाँ से। ओम जी और सुमन जी ने मुंह फेर लिया, मगर अविनाश और पाखी उनके पैरों में गिरकर गिरने लगे। अविनाश बोला, माँ, पिताजी, आपके गद्दारी करके मैं दुखी खेल रहा हूँ और अब तक मेरी नौकरी चली गई। मैं सड़क पर आ गया, मुझे मेरे गुनाह की सजा मिल चुकी है। माँ, पापा। पाखी बोली, माँ, पिताजी, मैं बहुत पाप किए हैं, तभी तो आज हमारी यह गलती और मैंने पल पल अविनाश को भड़काया और हम दोनों ने मिलकर आप लोगों के साथ इतना बड़ा धोखा किया। मगर धोखेबाज इंसान कभी सुखी नहीं रहता। माँ, पापा, यह बात भले देर से ही सही हमें समझ आ गई है। अविनाश और पाखी बहुत गिड़गिड़ाते लगते हैं। ओम जी और सुमन जी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और भी उन्हें गले लगा लेते हैं। आखिर बच्चे कैसे भी हो, माँ बाप तो माँ बाप ही रहते हैं। उनकी बड़ी से बड़ी गलती को माफ करने का कलेजा माता पिता ही रख सकते हैं। यह सब देखकर ऑफिसर प्रबोध सिंह भी अपनी राह चल देते हैं, क्योंकि नाटक और असलियत में उन्हें फर्क समझ आ रहा था और वे देख चुके थे कि अविनाश और पाखी अब सुधर चुके हैं। 2 साल बाद माता पिता की दुआओं से पाखी की गोद भर चुकी थी, जो कई सालों तक सुनी रही थी। दोस्तों, माता पिता की दुआओं और बद्दुआओं में बहुत ताकत होती है, इसीलिए उनका दिल कभी ना दुखाएं। बच्चों की लाख गलतियों के बाद भी माता पिता का दिल इतना बड़ा होता है, मगर ना जाने बच्चे माता पिता के बूढ़े हो जाने के बाद उनके साथ इतना बुरा सलूक कैसे करने लगते हैं। क्यों वह भूल जाते हैं कि उनके माता पिता ने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया, उनके माता पिता ने उनके लिए कितनी कुर्बानियां दी है। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों में जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।